साथियों नमस्कार। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने की कैबिनेट ने स्थायी और अस्थायी पदों के अंतर को समाप्त कर दूसरे अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के कैडर को समाप्त करने का कैबिनेट का निर्णय हुआ था, जिस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कल वित्त विभाग ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं जो आप सब लोगों के पास उपलब्ध हैं। ये दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं, इस संबंध में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। जैसे कि हमने शुरू से ही पहले दिन से ही जो आशंका व्यक्त की थी और एक चैनल की डिबेट में हमने जिस तरीके से इस मुद्दे को पर अपना पक्ष रखा था, वित्त विभाग के दिशा निर्देश ठीक उसी दिशा में हैं। उन्होंने सरकारी विभागों में, सरकारी सेक्टर में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं इस दिशा निर्देश के जरिए, और यही वित्त विभाग के दिशा निर्देशों का कुल निचोड़ है। जैसा कि इसके विषय में ही लिखा है कि ये जो कैबिनेट का फैसला था वो अस्थायी स्थायी पदों का अंतर समाप्त करना और कार्यभारत अक्षमता स्थापना स्थायी कर्मी के सभी पदों को सांकेतर घोषित करना, यानी डाइंग कैडर घोषित करना, यानी पदों को समाप्त करना। ये जो किया गया है, ये जो फैसला किया गया है, ये फैसला पूरी तरीके से हमारे और आपके और ये मध्य प्रदेश के उन करोड़ों परिवारों के खिलाफ है, और खास करके उन परिवारों के खिलाफ है जो ये चाहते हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य कम से कम सरकारी नौकरी में जाए, सरकार का काम करे। ये हर परिवार के मुखिया का, परिवार के लोगों का एक सपना है, छोटा सा। ये सपना वो इसलिए देखते हैं कि सरकारी सेक्टर की नौकरी एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी होती है, जहां नौकरी के से निकाले जाने का खतरा नहीं होता है और वेतन भी सम्मानजनक मिलता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके परिवार का एक सदस्य, एक लड़का, एक लड़की नौकरी में लगे। इस दिशा निर्देश ने वो सपने को तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सरकार ने पिछले 3 महीने के अंदर अंदर सरकारी नौकरी के बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और प्रचारित ऐसा किया गया है कि सरकार जो है स्थायी नौकरियों की देने की दिशा में बहुत बड़ा काम कर रही है। इसे समझने के लिए आप जो एमपीवी के लिए कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो निर्णय हुआ था 50,000 पद स्वीकृत करने का, वहां से समझना शुरू कीजिए। वहां उस वक्त सरकार ने 2 फैसले किए थे। एक तो 50,000 पद स्वीकृत करने का, जिसका काफी प्रचार हुआ था, वहीं दूसरी ओर 23,500 पदों को समाप्त किया था। वो 23,500 पदों को समाप्त करना ही एक फैसला था जिसे सरकार ने किया था, लेकिन जिसको प्रचारित नहीं किया गया। यानी एमपीवी में छोटे पद पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए, जिन पर भर्तियां नहीं होंगी। वहां कैसी नौकरी मिलेगी, वो इस वित्त विभाग के दिशा निर्देश में शामिल है। दूसरा जो फैसला हुआ, जिसमें जो दैनिक वेतन होगी, कंटेंजेंसी के कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारियों के पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया, यानी 1.5-2 लाख पदों को इनको खत्म किया गया है। ये इस दिशा निर्देश का कुल निचोड़ है। अब ये आप समझिए कि जिन पदों को इन्होंने खत्म किया है, ये पद कितने महत्वपूर्ण हैं। ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय निकाय होती हैं,
तो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, स्थानीय जो सरकार होती है वो वहां के स्थानीय लोगों को इस तरीके छोटी नौकरी देके उनको सरकारी सिस्टम से जोड़ते हैं, सरकारी उपक्रम से जोड़ते आए हैं और धीरे धीरे जाके वो स्थायी हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं और उनका भविष्य सुरक्षित होता है। अब आने वाले दिनों में या इस दिशा निर्देश के बाद उन पदों पर भर्ती नहीं होगी और वर्तमान में जो उन पदों पर काम कर रहे हैं वो जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे वो पद डाइंग कैडर घोषित होते चले जाएंगे अपने आप ही। उसके लिए कोई कैबिनेट की बैठक नहीं होनी, कुछ नहीं होना है। ये ठीक वैसा ही फैसला है जैसा 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार ने लिया था कि शिक्षक के पद को उन्होंने डाइंग कैडर घोषित कर दिया था और उनकी जगह शिक्षाकर्मी रखना शुरू किए थे। आज तक वो शिक्षक की भर्ती नहीं होती है, शिक्षाकर्मी हुए, वो अध्यापक बन गए, संविदा शिक्षक भर्ती किए थे, लेकिन शिक्षक का पद आज तक डाइंग घोषित है, मृत है। तो पदों का खत्म करना सरकार का फैसला, ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो सरकार ने आप सब लोगों के सामने पैदा कर दिया है। अब नौकरी कौन सी मिलेगी, ये सवाल आज आप सब लोगों के दिमाग में होगा और सरकार ने भी कहा है कि दिशा निर्देश भी कर रहे हैं कि हमारे यहां अब 3 कैडर रहेंगे, एक स्थायी, दूसरा संविदा, तीसरा आउटसोर्स। और आउटसोर्स मतलब ठेके वाला, निजी एजेंसी द्वारा, ये 3 कैडर रहेंगे। अब संविदा वाला जो कैडर है वो भी एक तरीके से सुरक्षित कैडर है, लेकिन संविदा पर भी आगे भर्ती नहीं होगी। ये इस दिशा निर्देश में स्पष्ट लिखा है कि संविदा पर जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे और जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे या जो नियमित होते जाएंगे परीक्षाएं देकर चले जाएंगे, लेकिन संविदा पर भर्ती नहीं होगी। तो भर्ती काय पर होगी, वो भी इस दिशा निर्देश में है कि आने वाले दिनों में सिर्फ जो है आउटसोर्सिंग की भर्ती होगी, निजी एजेंसियों के जरिए विशिष्ट समयावधि हेतु समयावधि कार्य पर लिए जाने के लिए, जैसे कि दैनिक डेली मजदूर वगैरह जो वन विभाग में चलते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर टाइप की भर्ती होगी और अंशकालीन रूप में लोगों को रख लिया जाएगा, थोड़ी देर बुलाएंगे, काम कराएंगे और भगा देंगे। एक तरीके से इस तरीके की भर्तियां होंगी। ये इस दिशा निर्देश में इन्हें स्पष्ट कर दिया है। अब आप समझिए, दूसरे भी जैसे अतिथि शिक्षक हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो है अतिथि विद्वान हैं, तो ये जो सब लोग हैं इनके बारे में इस आदेश में कहा है कि जो लोग भी काम करते हैं इनको क्या सुविधाएं देंगे क्या नहीं देंगे, ये भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। और एक तरीके से अतिथि शिक्षकों के बारे में अगर आप कहें, और स्वास्थ्य विभाग की जो आशा वर्कर हैं, कोटवार भी गांव में काम करते हैं, तो अतिथि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं, बड़ी संख्या में। तो अतिथि शिक्षक वैसे ही धीरे धीरे इस व्यवस्था से बाहर होते हुए चले जा रहे हैं। अभी भी 1 लाख 1.5 लाख के करीब ऐसे अतिथि शिक्षक घरों में बैठे हुए हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 साल तक स्कूल में पढ़ा चुके हैं। आने वाले दिनों में अतिथि शिक्षक का पद जो है अपने आप, जब स्कूल बंद होंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और अभी 30-32 हजार पद भरने की सरकार और बात कर रही है, तो अतिथि शिक्षकों के बारे में उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग का बजट लगातार कम होता चला जा रहा है। आशा वर्करों के सामने भी ये संकट है, उन्हें 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती है, तो ये भी कोई एक स्थायी काम नहीं है। यहाँ भी एक इनके रोजगार पर भी संकट है। कोटवार भी गांव में काम करता है जिसे 2,000-3,000 रुपए मिलते हैं। लोग काम, ये सरकार काम करती रहेगी और इसके लिए सरकार ने तय भी दिया है कि हम जो है आने वाले दिनों में सिर्फ जो है
आउटसोर्सिंग के जरिए, अंशकालिक कार्य के जरिए या दैनिक मजदूरी के जरिए लोगों को नियोजित करेंगे। जिन्हें कितना पैसा देना है ये भी इसमें नहीं जिक्र किया, बोला जितनी मर्जी होगी उतना पैसा देंगे। कितना देंगे कि अंशकालीन को कितना मिलता है, 4,000 या 5,000। दैनिक मजदूरी वाले जो काम करते हैं उनको कितना मिलता है, 6,000 7,000 मजदूरी की दिहाड़ी के हिसाब से छुट्टियां मुट्टियां काट लें तो। पंचायतों में जो बहुत वाटरमैन वगैरह जो काम करते हैं, जिक्र तो किया है उनने, लेकिन क्या मिलता है उनको, 3,000 2,000 4,000। तो ये जो बात है जिसको सर इस दिशा निर्देश में किसको कितना वेतन मिलेगा ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यानी ये दिशा निर्देश कह रहा है कि सरकार की मर्जी होगी, उतना वेतन देंगे, उतना मानदेय देंगे और लोगों से काम कराएंगे। करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। ये कुल मिलाकर इस वित्त विभाग के दिशा निर्देश के का निचोड़ है। उन्होंने, सरकार ने एक बड़ा कैडर जो था, अस्थायी दैनिक वेतन होगी, कंटिजेंसी, दैनिक मजदूरी वाला, ये सारे पद इनने खत्म कर दिए। इन पदों को खत्म करने का मतलब है कि हर परिवार के से सरकारी नौकरी के सपने को इन्होंने छीन लिया है। अब भर्ती काय पे होंगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो स्थायी भर्ती ही होगी। स्थायी भर्ती में कौन सी भर्ती होंगी, कुछ पुलिस की भर्ती हो जाएगी, बाकी सब भर्तियां जो होना है वो क्लास 2 और क्लास 1 के पदों पर होनी है। अब क्लास 2 के पद कॉलेजों में हो या सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य क्षेत्राधिकार में हो, अब हर परिवार का बच्चा तो क्लास 2 ऑफिसर नहीं बन सकता। ज्यादातर परिवारों के बच्चे क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी करते हैं। और ये दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं ये स्पष्ट कहते हैं कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां अब नहीं दी जाएंगे। ये सारी की सारी नौकरियां अंशकालीन होंगी, ठेके की होंगी और दैनिक मजदूरी वाली होंगी। इसी पर सरकार आने वाले दिनों में लोगों को रखने जा रही है। अब ये जो पूरा मामला है, इस मामले पर पहले भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। आज इसलिए बातचीत करनी पड़ रही है कि ये दिशा निर्देश आने के बाद बहुत सारे लोग उत्सुक थे कि इसमें ऐसा क्या है, पता चलना चाहिए। तो साथियों देखिए, स्थायी और अस्थायी कर्मचारी जो था, अस्थायी कर्मचारी जिसको स्थायी कर्मचारी में समायोजित किया है सरकार ने, वो पहले ही सारी सुविधाएं उनको मिलती थी और अब सरकार को इससे कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसमें समायोजित कर लिया। उससे बहुत ज्यादा लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। अब चूंकि उन्होंने क्लास 3 क्लास 4 के पूरे कैडर को डाइंग घोषित कर दिया है, तो आगे के रास्ते भी आपके सब बंद हो गए हैं। और इसमें एक बात और है, हमारे कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे पदों पर काम कर रहे थे जो पद स्वीकृत थे। उनके बारे में ये दिशा निर्देश कहते हैं कि इन्हें 2027 तक धीरे धीरे खत्म कर देंगे, निकाल देंगे। यानी ये जो आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का खतरा भी इस दिशा निर्देश में सामने आ चुका है, जिसे समझने की भी जरूरत है। और ये खतरा उन लोगों के ऊपर भी है। बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय निकायों में ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो ठेके पे हैं, जो दैनिक वेतनभोगी हैं या दूसरे हैं। उनके बारे में भी सरकार ने कहा काम करते रहेंगे। ये कहा है काम करते रहेंगे, क्या जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे या इनको कहीं दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो ये पूरे दिशा निर्देशों की जो भाषा है वो भाषा ये है कि इन्हें आउटसोर्सिंग में, अंशकालीन में या दैनिक मजदूरी वाले मद में समायोजित भी किया जा सकता है। और ये प्रक्रिया भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि कई विभागों में, स्वास्थ्य विभाग को अपन लें तो वहां पर रोगी कल्याण समिति में की मद से बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में अस्पतालों में कर्मचारी काम करते थे, जो कलेक्टर इसका अध्यक्ष होते थे और उन्हें वो एक तरीके से अस्थायी कर्मचारी थे। उन सारे हजारों कर्मचारियों को अभी हाल ही में आउटसोर्सिंग में तब्दील कर दिया गया, पहुंचा दिया गया।
इससे पहले एनएचएम के संविदा कर्मचारी थे, सपोर्ट स्टाफ के, उनको भी आउटसोर्सिंग किया गया था। तो ये खतरा बना हुआ है कि ये जो स्थानीय निकायों में या दूसरे विभागों में इस तरीके के सरकारी मद से जो लोग काम पैसा मिल रहा है, अस्थायी प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी, जो दैनिक वेतनभोगी हो या स्थायी कर्मी हो, इनको भी आउटसोर्सिंग में सरकार ला सकती है, क्योंकि इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ये जीवन भर काम करते रहेंगे। तो क्या सुविधाएं मिलेंगी क्या नहीं, ये सब। अब वेतन, सबसे बड़ा मुद्दा है वेतन। वेतन की बात यहां छुपा ली गई है पूरी तरीके से। जिन लोगों से सरकार काम कराना चाहती है उनके लिए वेतन क्या होगा। हमारी लड़ाई भी इसी बात की चल रही थी कि सरकार अपना काम अपने विभाग में करा रही है, तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो अब रास्ता एक ही बचा है हम लोगों के सामने, वो रास्ता है कि हम लोग जो है एक मंच पर आए, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो कोटवार हो, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षक हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे अंशकालीन हो, चाहे वो लोकल यूथ सर्वेयर हो, चाहे जितने कर्मचारी हैं, चाहे योग सहायक हो, जितने भी लोग सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं में काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इन सबको अब एक मंच पे आना पड़ेगा, वरना सरकार जो है बहुत गलत रास्ते पर जा चुकी है। और एक तरीके से कहें तो पूरे के पूरे कैडर को ये दिहाड़ी मजदूर के रूप में तब्दील करने जा रही है। दिहाड़ी मजदूर की तरह आपसे काम लिया जाएगा और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में अभी जो भर्तियां हुई हैं मल्टीपल वर्क के नाम पर, वो क्या है, वो यही है कि आपको एक निश्चित वेतन दिया जाएगा और आपसे कुछ भी काम कराया जाएगा। आपसे पखाना भी साफ कराया जाएगा, आपसे झाड़ू भी लगवाई जाएगी, आपसे ड्रेसिंग भी कराई जाएगी, कुछ भी काम करा सकते हैं, मल्टीपल वर्क। ये स्वास्थ्य विभाग से ये प्रयोग शुरू हो चुका है और एक निश्चित वेतन दिया जाएगा। 8,000 होगा, 10,000 होगा, 9,000 होगा, 7,000, जो भी होगा दिया जाएगा। तो ये प्रयोग शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में सरकार इसी रास्ते पर जाने वाली है और इसी तरीके के लोगों को भर्ती भी करेगी। और इसीलिए विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने 3 श्रम कानूनों को बदला था, संशोधन किया था। वो इसीलिए किया था कि जिससे कि न्यायालयीय बाधाएं दूर हो जाए। अभी हाल ही में जो श्रम कानूनों को खत्म करके जो 4 संहिताएं बनाई गई हैं, वो भी इसलिए की गई हैं कि आपके कानूनी रास्ते भी बंद कर दिए जाएं और इस वित्त विभाग के दिशा निर्देशों की भाषा भी यही है कि आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते। और सरकार ने जो कैबिनेट में ये निर्णय लेकर एक इसीलिए भी लिया है कि जो न्यायालय में लोग चले जाते थे वो न्यायालय में जाने की प्रक्रिया रुके। तो यानी आपके न्यायालय जाने का रास्ता भी बंद किया गया है, आपके सरकारी नौकरी के सपने को खत्म किया गया है और आपसे एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कराने के रास्ता सरकार ने तैयार कर लिया है। ये कुल मिलाकर कैबिनेट में फैसला हुआ था, उसके दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्यवस्था कौन सी है जो सरकार बना रही है नौकरियों में। हमारे देश को आजाद हुए 70-75 साल होने वाले हैं, पूरे अमृत काल चल रहा है। 75 साल में जो नौकरियों की जो व्यवस्था बनी थी, उस व्यवस्था में नौकरियों में सुरक्षा थी और एक वेतन भी था। और जिन नौकरियों को करते हुए हम बच्चों को पढ़ा लेते थे, आगे बढ़ते थे, समाज में भी एक सम्मानजनक स्थान हासिल करते थे। और जो आप देख रहे हैं समाज का जो पूरा विकास, वो इन नौकरियों के जरिए ही हुआ है। क्योंकि एक इतने बड़े प्रदेश को या 140 करोड़ की आबादी वाले देश का में सर्विस सेक्टर सबसे होना जरूरी है और सर्विस सेक्टर के जरिए ही इस देश को चलाया जा सकता है।
अब जब सर्विस सेक्टर में सुरक्षा नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो देश, वो प्रदेश और वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो ये सर्विस सेक्टर को कमजोर करके जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक तरीके से गुलामी में ढकेलने का काम सरकार कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है, आपको याद होगा। आप थोड़ा इतिहास पे चलते हैं, क्योंकि आजकल सरकार इतिहास की बातें बहुत करती है। मैंने लिखा भी है, मैंने पहले भी कहा है कि ये देश जो है बर्बर मुगलिया काल में पहुंच चुका है। मुगल काल में क्या होता था? मुगल काल में कामगारों के पास, मेहनत कशों के पास कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। जो मुगल नवाब हुआ करते थे, जो उस समय मतलब रजवाड़े हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो कामगारों से सारे काम कराते थे। महल बनवाते थे, किले बनवाते थे, मीनारें बनवाते थे, कोठियां बनवाते थे, सब कुछ करवाते थे और उनको देते कुछ नहीं थे, कोई अधिकार नहीं था। मुगल काल को कामगारों के लिए बर्बर काल के रूप में याद किया जाता है इतिहास में। वो मुगलिया काल कामगारों के लिए बर्बर काल था, जहां ये होता था कि अगर कामगार वर्ग कोई किला बना रहा है और बनाते बनाते वो मर जाता है तो उसे वहीं गाड़ दिया जाता था, गड्ढे में पटक दिया जाता था, ऊपर से मिट्टी डाली और चिनाई शुरू हो जाती थी। यानी उस मुगलिया काल में जो लोग काम करते हुए मर जाते थे उन्हें जलाने या दफनाने की अधिकार नहीं था। और खाने के रूप में जिस तरीके से हम लोग जानवरों को शानी करते हैं ना, उनके लिए एक निश्चित स्थान बना देते हैं, वहां पर उनका जानवरों का चारा डाल देते हैं, उसमें सब कुछ डाल देते हैं, जानवर खाते रहते हैं। खाने के भी मुगलिया काल में मजदूरों के लिए ऐसी व्यवस्था थी कि उनको एक जगह जो भी चना फुटाना जो उस समय हुआ करता था पटक देते थे और मजदूर अपना उठा के उसमें से खा लेता था। कोई अलग से देने की बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसलिए मुगल काल को कामगारों के लिए बर्बर काल के रूप में याद किया जाता है और इसलिए उसका अंत भी हुआ था। मुगल ये कह के काम कराते थे मजदूरों से कि अल्लाह की मर्जी यही है, अल्लाह ने आपको जो हाथ दिए हैं वह इसलिए दिए हैं कि आप कुछ बनाएं, निर्माण करें, और अल्लाह की मर्जी है इसलिए आपको करना पड़ेगा। ये कह के मुगल शासक मजदूरों से काम कराते थे जानवरों की तरह। जानवरों को भी तो कुछ समय जो दूध देते थे या जो हाथी घोड़ा थे जो उनकी सेना में काम आते थे उनको अधिकार था समय पर खाना खाने का, लेकिन मजदूरों को समय पर खाना खाने का अधिकार नहीं था। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उसमें थोड़ा सुधार किया कि मुगल काल में जो मजदूर काम करते हुए मर जाता था उसे गड्ढे में पटक दिया जाता था। अंग्रेजों ने इसमें ये सुधार किया कि जो मर जाएगा उसे उसके परिवार के सुपुर्द कर देंगे, जिसे जलाना है वो जलाएगा, जिसको दफनाना है वो दफनाएगा। ये अंग्रेजों ने सुधार किया उसमें। बाकी सब कुछ चलता रहा। मजदूरों से अंग्रेज भी अपने बंगले बनवाते रहे, सड़कें बनवाते रहे, पटरियां बिछवाते रहे, सब करवाते रहे, कोई अधिकार नहीं दिए उन्होंने। अब ये वर्तमान सरकार ये का जो सोच है, जो विचार है वो यही है कि ये जो मजदूर है, ये जो कामगार कर्मचारी वर्ग है, ये जब मुगलों के लिए बिना अधिकारों के काम कर सकता है, उनके आलीशान महल बना सकता है, किले बना सकता है, मीनारे बना सकता है, बंगले बना सकता है बगैर किसी अधिकार के, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता? हम भी तो राम के लिए काम कर रहे हैं। वो अल्लाह के लिए काम करते थे, हम राम के लिए काम कर रहे हैं। वो मस्जिदें बनवाते थे, हम मंदिर बनवा रहे हैं। तो भाई इसको कोई अधिकार देने की जरूरत क्या है? ये सरकार का सोच है। सरकार ठीक उसी मुगलिया सोच के आधार पर चल रही है, उस मुगलिया सोच के आधार पर जिसका विरोध करते करते ये सत्ता में पहुंचे हैं। आप मेरी इस बात को हल्के में मत लेना। यदि आप संगठित नहीं हुए, आपने संगठित होकर संघर्ष नहीं किया, तो आने वाला समय आपके लिए और भी कष्ट भरा होने वाला है।
कोई आपकी बात करने वाला नहीं है। कोई भी, आपने देखा होगा किसी नेता के भाषणों में आपकी पीड़ा नहीं झलकती है। कोई नेता आपके बारे में नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हर नेता को सस्ता मजदूर चाहिए। हर नेता चाहता है कि उसकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर उसे 3,000-4,000 में मिले। तो वो काय को आपको न्यूनतम वेतन की गारंटी की बात करेगा? हर नेता चाहता है कि हम हर महीने अपना ड्राइवर बदले, तो वो क्यों नौकरी में सुरक्षा की बात करेगा? किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का। तो ये लड़ाई दरअसल सोच की है, विचार की है। जब तक कामगार वर्ग के हित में काम करने वाला विचार ताकत में नहीं आएगा, पावर में नहीं आएगा, तब तक आपकी बात नहीं होने वाली है। और इसलिए आप देखिए पिछले 6 महीने में, पिछले 3-4 महीने में आप देखिए 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई नेता नहीं बोला, थोड़ा बहुत औपचारिक इसके खिलाफ में नारेबाजी हो गई, बाकी सब सामान्य। मध्य प्रदेश के अंदर चौथे तीसरे दर्जे के सारे पद खत्म कर दिए गए, कहीं कोई विरोध नहीं है। मनरेगा जो गरीब को 100 दिन की गारंटी देता था, वो एक तरीके से खत्म कर दिया गया, नाम बदल दिया गया और खत्म ही कर दिया गया एक तरीके से, कहीं कोई हलचल नहीं। तो ये सब किया क्यों जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप सब लोग, सरकार को पता है कि आप लोग विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वैचारिक स्तर ही इतना नहीं है। आपको इस कदर सरकार ने डरा रखा है, डरा दिया है ठेकेदारों के जरिए, कंपनियों के जरिए, अधिकारियों के जरिए, कि आप उस डर से बाहर नहीं आ सकते। और आपके बीच में जो संगठन भी काम कर रहे हैं, वो संगठन भी सरकार समर्थित संगठन है। इसलिए आपकी एकता बनाने में भी दिक्कत है, परेशानियां हैं, बहुत मुश्किल काम है। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, 1 बोले या 2 बोले, 100 बोले, 1000 बोले या 1 लाख बोले, बोलना तो पड़ेगा। और हम अपने संगठन की तरफ से लगातार इस नौकरी में सुरक्षा, कि आपकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, जो है आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। यदि ये पद खत्म कर हो गए, ये नौकरियां समाप्त हो गई, तो ये जो जनरेशन, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या मिलेगा? तो हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसकी नौकरी के रास्ते बने रहे, इस बात की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। हम फिर जितने भी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में जो संगठन काम करते हैं, उनसे हम फिर एक अपील करते हैं कि सिर्फ एक बार एक साथ एक मंच पर भोपाल में खड़े हो जाओ। देखिए, ये सरकार डर जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार को डराने का एक ही रास्ता है कि आप एक साथ खड़े होकर सरकार को ललकार दें, क्योंकि ये सत्ता आपके वोट से बनी है। हम लोकतंत्र है, कोई तानाशाही तो है नहीं, और लोकतंत्र में मुंडियों की संख्या का बहुत महत्व है। जिस दिन ये मुंडियां और आपके हाथ सरकार को डराने के लिए दिखाई दे गए, उस दिन ये सरकार, ये जो आदेश निकला है कल, इस आदेश को वापस लेगी और आप सब लोग जो जिस कैडर में भी काम कर रहे हैं, उस कैडर को एक नियमित कैडर में तब्दील करने के लिए मजबूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको सरकार बदलने की चुनौती तो देनी ही पड़ेगी। एक ही रास्ता है। हमारे लोग कहते हैं कि यार हमको राजनीति नहीं करना, एक शब्द और आता है बार बार कि हमको राजनीति नहीं करना है। ये शब्द दरअसल डरपोक लोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, आप इतने दिन से राजनीति ही तो कर रहे हैं, आप सरकार चल रहे हैं, तो ये राजनीति नहीं। सरकार का मनमाने फैसले कर रही है, उसका समर्थन कर रहे हैं, तो ये भी तो राजनीति है ना। और सरकार ने जो हाल में जो फैसला लिया है, वो भी राजनीति है। तो यार, आपको
जो फैसला सरकार ने लिया है वो राजनीतिक फैसला है जिसने आपके भविष्य को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो क्या आपको अपनी राजनीति नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसलिए हम ये लड़ाई तभी जीत सकते हैं, तभी लड़ सकते हैं जब हमारे पास एक स्पष्ट राजनीतिक समझ हो। जो नेता, जो पार्टी नौकरियों में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की नौकरी हो चाहे निजी क्षेत्र की नौकरी हो, उसमें जो ठेका प्रथा है, जो उसमें असुरक्षा है, उसे खत्म करने की बात करेगी, सरकारी सेक्टर को मजबूत करने की बात करेगी, चौथे तीसरे दर्जे के काम को स्थायी बनाने की बात करेगी, हमें उस राजनीति को पसंद करना पड़ेगा, उसे ताकत देनी पड़ेगी। हमारा संगठन ये काम कर रहा है और हमें ये यकीन है, ये विश्वास है, ये भरोसा है कि अगला जो चुनाव आने वाला है 28 में, तब तक हम हर नेता की जबान पर ये रटा देंगे कि ये जो व्यवस्था बनी है ये गलत है, अन्यायकारी है, मुगलिया काल की व्यवस्था है, इसे खत्म कीजिए। और ये तभी संभव है जब हम सब लोग एक स्वर से ये बात कहेंगे। मैं फिर अभी हमने भोपाल में कुछ दिन पहले बैठक की थी, हम फिर एक सारे संगठनों के लोगों को, जितने भी अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों के संगठन है, उनको एक बार फिर भोपाल में बुलाने की कोशिश करते हैं, एक बैठक करते हैं और हम ये उसमें ये तय करेंगे कि अपन लोग जो है, सरकार बहुत ताकतवर होती है, हम लोग उस सरकार से तभी लड़ सकते हैं, तभी उसको अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं जब हम लोग एक मंच पर आए, एक साथ आए। और इसलिए हम सब लोगों के, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे कोटवार हो, चाहे आशा वर्कर हो, अंशकालीन हो, पंचायतों के लोग हो, आउटसोर्स वाले हो, इन सबको एक निश्चित तारीख पर, मार्च में जो बजट सत्र होता है उस दौरान हम एक दिन सब लोग भोपाल में इकट्ठे होने की तारीख तय करेंगे और कहेंगे कि सब लोग अपने अपने विभागीय पहचान को एक तरफ रखकर सिर्फ इस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए भोपाल इकट्ठे हो जाएं। उसी दिन ये अन्याय खत्म हो जाएगा। सरकार ने जो अभी जो आदेश जारी किया है, इसे उसे वापस लेना पड़ेगा और आपको एक कैडर के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो आदेश है, देखिए एक चीज तो आ गई है, हम लोग जो लगातार आउटसोर्सिंग की बात करते रहे, उससे आप देखेंगे कि जो वित्त विभाग के जो सचिव थे रस्तोगी जी, वो भी अस्थायी आउटसोर्सिंग पे आके अड़क गए थे। तो आउटसोर्सिंग, अपन ने आउटसोर्स कर्मचारी को एक सरकार को, अधिकारियों को रटा तो दिया है और उनने इस आदेश में मान लिया है कि भाई ये लोग भी हैं, भले ही दूसरे से, जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ये माना है उन्होंने, यह इसमें भले ही उन्होंने इसको एक संख्या का नाम दिया है, निजी एजेंसी से लिया है, लेकिन काम तो सरकार का करा रहे हैं, ये बात इनने इस आदेश में स्वीकार की है। हम इस मुद्दे पर और लोगों से, जानकारों से सलाह मशविरा करेंगे कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है, हम वो रास्ता भी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हमारी जो लड़ाई है कि जब आपने ये मान लिया कि ये लोग भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको इन्हें कैडर मानने में क्या दिक्कत है? जिस तरीके से आपने संविदा को कैडर माना है, तो आउटसोर्सिंग को भी कैडर मानिए, बीच की जो निजी एजेंसी है उसको बाहर कीजिए। तो ये जो पूरी लड़ाई है, वो लड़ाई अब चलेगी, अब शुरू होगी। और ये जो दिशा निर्देश है, कैबिनेट की फैसला है, उसने एक रास्ता बना दिया है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग एक मंच पर आइए, एक साथ अपनी बात कीजिए। आपको संगठित होने का, संयुक्त संघर्ष विकसित करने का, संयुक्त संघर्ष करने का एक रास्ता दिखा दिया है कैबिनेट की बैठक ने इन दिशा निर्देशों में। ठीक वैसा ही रास्ता तो 52 से ज्यादा, मतलब 250 किसान संगठनों ने जब दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, मतलब 250 किसान संगठन एक मंच पर आकर सरकार से लड़ सकते हैं और विधेयक वापस करा सकते हैं, तो क्या हमारे 10-15 विभागीय संगठन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के एक साथ नहीं आ सकते? आना चाहिए, क्योंकि ये उन लाखों लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। हमें उम्मीद है कि ये लोग आएंगे, एक साथ आएंगे। अब लड़ाई का दौर, संघर्ष का दौर शुरू हो रहा है।
जैसे जैसे चुनाव इस साल नजदीक आएगा, सरकार अपने फैसले बदलती भी रही हैं। पूर्व का पिछले साल इतिहास भी इस बात का गवाह है कि सरकारों ने कई फैसले कामगार विरोधी किए हैं और उन्हें वापस भी लिया है। 2003 में दैनिक वेतन भोगियों को निकालने का फैसला हो चुका था, लेकिन उसे वापस लेना पड़ा था। ये इतिहास है। क्यों लेना पड़ा था? कि वो लड़ने लगे थे, विरोध करने लगे थे, एकजुट हो गए थे। तो आपको भी इससे सीखना पड़ेगा और मिलकर लड़ने की जो आनंद है, वैसा आनंद कोई नहीं है। वहीं से आपको जीत के रास्ते खुलेंगे। तो साथियों, इस चर्चा को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और आने वाले दिनों में जो संघर्ष होने वाला है उस संघर्ष का हिस्सा बने, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपील करूंगा। हम लोग ने तो निरंतर सक्रिय रहते हैं। अभी हम लोग छिंदवाड़ा में 29 तारीख को पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर से का एक अच्छा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, कि इस साल का आखिरी धरना प्रदर्शन है। और नए साल में 5 जनवरी को हम भोपाल में विकास भवन का घेराव करने वाले हैं, जिसमें हम पूछने वाले हैं कि भाई आप हमको हम कौन से कैडर में हैं, हमारे लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या सेवा शर्तें हैं, क्या वेतन है, हमें बताइए तो सही। हम आपका काम कर रहे हैं। ये पंचायतों के लोगों का 5 जनवरी को नए साल में पहला प्रदर्शन भोपाल में होने वाला है। उसकी तैयारियां पंचायतों के लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर। यानी हम तो बोलेंगे और बोलते रहेंगे, क्योंकि ये अन्याय बड़ा है। उन्होंने भले ही कैडर समाप्त कर दिए, 2 लाख से के आसपास पद समाप्त कर दिए, इनको जीवित कराना भी अपनी जिम्मेदारी। और हम तो हमारा तो ये मांग है कि जितने लोग काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके का, चाहे जहां काम कर रहे हैं, उन्हें कि नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन सरकार को देना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार का काम भी यही होता है। सरकार का काम भाषण देना नहीं होता है, जो आजकल वो देती है। इसी के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप संयुक्त संघर्षों में साथ देंगे।